अस्सलाम वालेकुम। अब हम रिग्रेशन को कंटिन्यू करेंगे। हमने रिग्रेशन के फार्मूला स्कीम समझी थी। अब हम बाकायदा रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड आउट करना सीखेंगे। ये क्वेश्चन बाय पार्ट्स ज़्यादातर आता है, जैसे कि फिट और एस्टिमेट दी रिग्रेशन इक्वेशन। अगर यहाँ तक आएगा तो हम इक्वेशन तक क्वेश्चन फाइंड आउट करेंगे। हम देखते हैं कि इक्वेशन तक कैसे क्वेश्चन फाइंड आउट किया जाता है। इसके लिए हमें एक डाटा चाहिए जी। एक्स और वाई कॉलम हमें दिए गए होंगे। एक्स कॉलम लिखें 1 2 3 4 5। सिंपल सा डाटा लिया है। इसी तरह से वाई कॉलम है 2 5 2 5 3 8 7। शाबाश, ये डाटा है। और क्वेश्चन ऊपर लिख लें, फिट और एस्टिमेट दी फिट और एस्टिमेट दी रिग्रेशन इक्वेशन। रिग्रेशन इक्वेशन, इसे रिग्रेशन एनालिसिस भी कह दिया जाता है। अब यहाँ पे वो कंडीशन ना लगाए तो फिर भी वाई ऑन एक्स निकालना है। उसने कंडीशन लगा दी वाई ऑन एक्स, यानी वाई डिपेंड्स अपॉन एक्स। अब हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? आपने ये चीज़ यहाँ ये जगह खाली छोड़नी है ताकि आपके कॉलम बन सकें। मुझे थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले हम फार्मूला स्कीम बनाएंगे। आपने नीचे बनानी है डाटा के, फिर आपको पता चलेगा कॉलम कौन से बनाने हैं। आपका इक्वेशन बनाने का अंदाज़ क्या होगा और इक्वेशन से फार्मूलाज कैसे आप जनरेट करेंगे। आपको कुछ भी रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ों को समझने की कोशिश करें। सबसे पहले आपने ये लिखा वाई ऑन एक्स, इसका मतलब है वाई डिपेंड्स अपॉन एक्स। गॉट इट। इससे हमने लाइन बनाई। क्या लाइन बनेगी? वाई बाहर रहेगा क्योंकि वाई डिपेंडेंट है। ए प्लस बी तो है ही, बी के साथ स्लोप के साथ हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल आता है। गॉट इट, यहाँ तक क्लियर। जब ये फाइंड आउट हो जाएंगे तो क्वेश्चन ख़त्म करेंगे, क्योंकि उसने कहा है फिट और एस्टिमेट द रिग्रेशन इक्वेशन। ये है रिग्रेशन इक्वेशन। अभी ये सॉल्व नहीं की गई। इसे सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें फार्मूलाज लिखने होंगे, ठीक है। इसमें से बी का फार्मूला कैसे लिखेंगे हम? आपको पता है, आपने पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन का फार्मूला याद किया था, तो वो वाली चीज़ ऊपर आ जाएगी, एन समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई ओवर कौन सा वेरिएबल इंडिपेंडेंट है इस इक्वेशन में? एक्स इंडिपेंडेंट है तो एक्स की सीरीज नीचे आएगी। क्या आएगा? एन समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स होल स्क्वायर। गॉट इट, यहाँ तक क्लियर है। अब ए का फार्मूला भी बना लेते हैं जी। ए का फार्मूला भी इसी इक्वेशन से हमने निकाला था। ए बाहर आ गया, वाई उसकी जगह चला गया और माइनस यूज़ होगा फार्मूला में, ये याद रहना चाहिए, ठीक है। और फिर क्या होगा? बी और एक्स आ जाएगा, जगह इसी की चेंज होगी, ठीक है। और फिर बार लगा देंगे, वाई बार और एक्स बार कर देंगे। ये फार्मूलाज समझ आ गए कैसे करने। अब देखें कि आपको रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा। अगर आप एक्स ऑन वाई केस करेंगे तो उसमें सी डी वाई भी यूज़ कर सकते हैं और ये भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आप रटे के बिना आप इक्वेशन से निकाल लेते हैं फार्मूलाज। तो ये आपकी कामयाबी है। यहाँ तक क्लियर हुआ? कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। ये करेंगे, मीन निकालेंगे जब इसकी बारी आएगी। अभी सबसे पहले हम बी फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। ये देखें, दाएं तरफ से देखेंगे, हम बी का फार्मूला लिखेंगे और देखेंगे कॉलम कौन से बनने हैं। दाएं तरफ से शुरू करेंगे। हमें वाई चाहिए, वाई कॉलम मौजूद है। अब वाई का समीशन चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे वाई का समीशन आ जाएगा जो कि 25 है। इसी तरह से एक्स का समीशन भी चाहिए जो कि 15 है। फिर हम इधर आ गए तो यहाँ पे क्या चाहिए? एक्स और वाई चाहिए, ठीक है। यानी एक्स और वाई का कॉलम बनेगा यहाँ पे जी। ये कर लिया हमने, ये इक्वेशन लिखी हमने। अब इस इक्वेशन में मौजूद है बी, वो मालूम करेंगे। इस इक्वेशन में मौजूद है ए, फिर वो मालूम करेंगे। फिर ये इक्वेशन मुकम्मल हो जाएगी।
ठीक है, आगे चलें। अच्छा क्वेश्चन था आपका। अपनी हर चीज़ क्लियर रखनी है, कोई एक भी टॉपिक मिस नहीं होना चाहिए, कोई एक टॉपिक भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपको नहीं आ रहा। जहाँ से आपको ना समझ आए वो पूछ लेना। ठीक हो गया, बढ़िया समझ आ रहा है। अब हम इधर आए तो यहाँ समीशन एक्स का होल स्क्वायर है। समीशन एक्स हमारे पास मौजूद है, जब वैल्यूज़ पुट करेंगे तो होल स्क्वायर निकल आएगा, क्योंकि समीशन भी स्क्वायर के अंदर है। ठीक है, गलती नहीं लगनी चाहिए आपको कि आप एक्स स्क्वायर यहाँ लिख दें। ये देखें समीशन भी स्क्वायर में है, इसका मतलब समीशन एक्स की वैल्यू का स्क्वायर है। और फिर है एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर यहाँ पे कॉलम बन जाएगा। ठीक है, फिर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, ये कॉलम बनेंगे। अच्छा, गलती ये लगती है कि समीशन एक्स स्क्वायर कर देते हैं, जैसे लिखा होता है ना फार्मूला में समीशन एक्स स्क्वायर, तो इंसान समीशन एक्स को उठा के स्क्वायर कर देता है, फिर गलत हो जाता है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ दाएं तरफ से सिंगल यूनिट लेके चलना, पहले एक्स स्क्वायर होगा फिर उसका समीशन लेना। ठीक है, समझ के बाद नहीं समझे? ये जो मैं दाएं तरफ कहता हूँ ना, ये कोई बुक्स में नहीं लिखा, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है कि स्टूडेंट ऐसे गलती करता है, तो उसकी गलती का तोड़ करने के लिए मैंने ये एक तरीका मुतारफ़ करवाया कि आप ऐसे दाएं तरफ से सिंगल यूनिट लेके चलेंगे, फिर आपको ये गलती नहीं लगेगी। अब एक्स वाई का कॉलम बनेगा, इसमें हम एक्स को वाई की वैल्यू से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देंगे 2, 10, 9, 32 और 35। इसका समीशन भी चाहिए हमें, कितना आएगा 88। फिर एक्स स्क्वायर चाहिए, ये एक्स हैं, इनके स्क्वायर कर देंगे 1, 4, 9, 16 और 25। इसका समीशन कितना आ जाएगा? इसका समीशन आ जाएगा 55। अब हम वैल्यूज़ पुट करने की पोजीशन में हैं, बी के फार्मूला में वैल्यूज़ पुट करेंगे। एक्स है ना इंडिपेंडेंट, ये बी का फार्मूला है। अब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे इसमें। एन कितना है हमारा 5, और समीशन एक्स वाई कितना है यहाँ पे 88, और माइनस समीशन एक्स और समीशन वाई। समीशन एक्स है 15 और समीशन वाई है 25। एन कितना है 5, समीशन एक्स स्क्वायर कितना है 55 माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर है 15 का स्क्वायर आ जाएगा। स्टेप में ये मल्टीप्लाई हुआ 440 माइनस ये मल्टीप्लाई हुआ 15 मल्टीप्लाई 25 375 ओवर 5 को मल्टीप्लाई किया 55 के साथ 275 आ गया। चेक करें सही है। माइनस 15 का स्क्वायर 225। ये देखें, यही तो गलती लगती है, ये एक्स स्क्वायर था ना, इसका समीशन उठाया। ठीक है, अगर आप यहाँ समीशन एक्स लिख के उसका स्क्वायर ले देंगे गलत हो जाएगा। यही तो सिंगल यूनिट वाली कहानी थी, इसी पे ही इसे सॉल्व किया तो नेक्स्ट क्या आया 65/50। 65/50, ये एक दफ़ा चेक कर लें। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, बी की वैल्यू आ जाएगी। बी की वैल्यू कितनी आई 1.3, और ये मस्बत है, पॉजिटिव वैल्यू है। इसका मतलब इसका अगर ग्राफ बनाएं तो इसकी स्लोप पॉजिटिव है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है। यहाँ तक समझ आ गई सबको? अब हम क्या करने जा रहे हैं, ए फाइंड आउट करेंगे। आपको पता है ए का फार्मूला क्या है, y माइनस बी एक्स बार, वाई बार और एक्स बार। अब यहाँ पे हमें एक्स बार नज़र आ रहा है, तो एक्स बार का फार्मूला आपको पता है, एक्स बार निकाल लेंगे। एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एक्स ओवर एन। समीशन एक्स हमारे पास मौजूद है 15 डिवाइडेड बाय एन कितना है 5।
कितना जवाब आ जाएगा? 3। इसी तरह से y बार भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं। y बार इज इक्वल टू समीशन y ओवर n। समीशन y है 25 और n है हमारे पास 5। कितना आ गया? 5 आ गया आंसर इसका। समझ आ रही बात? अब हम वैल्यूज़ पुट कर लेंगे। a इज इक्वल टू वाई बार की वैल्यू कितनी है? 5 माइनस b की वैल्यू कितनी है? 1.3 और x बार की वैल्यू कितनी है? 3। इनमें कोई साइन नहीं था, जिसका मतलब मल्टीप्लाई होगा। पहले मल्टीप्लाई करें फिर माइनस होगा। 5 माइनस 1.3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3.9 आ गया, और फिर 5 से माइनस किया 3.9, 1.1 आ गया। दैट्स इट, ये फाइंड आउट हो गया। अब आखिर पे हम रिग्रेशन लाइन लिख देंगे। आपको पता हमारी लाइन थी y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, तो ये हो जाएगी y इज इक्वल टू ए की वैल्यू 1.1 प्लस b की वैल्यू कितनी है? 1.3x। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा रिग्रेशन लाइन तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या फाइंड आउट करेंगे? ट्रेंड वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। ट्रेंड वैल्यूज़ अगर आ जाए तो इसका मतलब है रिग्रेशन लाइन हमारे पास होनी चाहिए। और फिर फिर ट्रेंड वैल्यूज़, जिसको एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर एक और सी पार्ट भी आ सकता है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट, वो फाइंड आउट करने को कह सकता है, वो भी सीखेंगे। इसके अलावा वो एक्स की शर्त लगा सकता है। फॉर एग्जांपल वो कहे फाइंड द रिग्रेशन लाइन व्हेन एक्स इज इक्वल टू 30, तो हमने ये सारा प्रोसेस करके रिग्रेशन लाइन तक पहुंचना है, और फिर x की जगह 30 को रख के इसे मल्टीप्लाई करना है, ये जमा करके y की एक वैल्यू दे देनी इसे। अच्छा, उसने अगर x की वैल्यू दे के कंडीशन लगाई तो इसका मतलब है केस y ऑन x था। x की वैल्यू दी, वो हमेशा इंडिपेंडेंट की वैल्यू दे के हमें आजमाएगा। अगर वो शर्त या कंडीशन लगाना चाहेगा ना कि फाइंड द रिग्रेशन लाइन व्हेन x इज इक्वल टू 46 या 30, तो इसका मतलब वो y ऑन x की बात कर रहा है। हम समझ जाएंगे, हम y ऑन x से निकालेंगे। और अगर वो हमें कहे फाइंड द रिग्रेशन लाइन व्हेन y इज इक्वल टू 40, तो इसका मतलब है उसने इंडिपेंडेंट को y रखा है या y को इंडिपेंडेंट रखा है, तो हमें x ऑन y लाइन फाइंड आउट करनी पड़ेगी, और फिर y इधर होगा तो y की जगह 46 या जो भी उसने वैल्यू दी होगी वो पुट करके मल्टीप्लाई करके प्लस करके आंसर दे देंगे। जी, ये हम अभी ये करेंगे, भी ये क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। हाँ, इधर मैंने बता दिया, कोई भी वैल्यू हो सकती है, मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। हाँ, इसके साथ माइनस आ सकता है, ठीक है, b के साथ माइनस आ सकता है आमतौर पे, तो फिर यहाँ पे हम माइनस लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे इसे। आपका कैलकुलेटर माइनस को सॉल्व कर देता है, अगर आप ब्रैकेट कैलकुलेटर पे लगा कर सॉल्व करें, मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है। वैसे भी आपको रूल्स पता है कि माइनस जब माइनस से ज़रब खाता है तो फिर प्लस हो जाता है। जी बिल्कुल ऐसा होगा, ठीक है, यही तो मैं कह रहा हूँ। फिर भी कन्फ्यूजन होती है स्टूडेंट को कि ये माइनस माइनस प्लस हो रहा है या क्या हो रहा है। बड़े का साइन लगता है अक्सर, जब इसमें ये प्लस का साइन है और माइनस का साइन हो, प्लस का साइन हो, तो फिर जब वो सॉल्व करते हैं तो साइन बड़े का लगता होता है। तो ये जो इश्यूज़ हैं मैथमेटिकल, इनको रिजॉल्व करने के लिए आपके पास जदीद कैलकुलेटर मौजूद हैं। मैं उन पे आपको सिखा दूंगा कि वैल्यू को कैसे लिखना है और कैसे करना है, ठीक है। अब अनम का मशवरा जो है वो मुझे ठीक लगा। अब हम इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हुए बी पार्ट या सी पार्ट सीखते हैं। ए पार्ट था फाइंड द रिग्रेशन लाइन, बी पार्ट है फाइंड द ट्रेंड वैल्यूज़ और एक्सपेक्टेड वैल्यूज़। ए पार्ट में सिर्फ लाइन फाइंड आउट करने को कहा गया और बता दिया लाइन कौन सी थी, वाई ऑन एक्स था या एक्स ऑन वाई था, ठीक है। और बी पार्ट में कहा गया डाटा तो यही है। मैं यहाँ थोड़ी सी जगह बनाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल
आपको क्वेश्चन आ जाता है फाइंड द ट्रेंड वैल्यूज़, जिसको एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ भी कहते हैं, इसके और भी 2-4 नाम हैं, ठीक है। अब कैसे वो फाइंड आउट करेंगे, हम रेग्रेशन लाइन तक जब पहुंच जाएंगे तो उसके बाद हम x की वैल्यूज़ दर्ज करना शुरू कर देंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे y, इसे y डैश या y हैट से शो करते हैं ट्रेंड वैल्यूज़ को, ठीक है। इनमें से कोई भी साइन चुनते हुए हम लिखेंगे a प्लस, ये ट्रेंड वैल्यूज़ निकाल रहे हैं हम, जिसको एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ भी कहते हैं, प्लस bx, फिर इनमें हम दर्ज कर देंगे a की वैल्यू 1.1 प्लस 1.3x। अब यहाँ से एक्चुअली ट्रेंड शुरू होंगे। पहला ट्रेंड क्या होगा, y डैश इज इक्वल टू 1.1 प्लस 1.3 इंटू एक्स की पहली वैल्यू रखेंगे, पहला ट्रेंड आ जाएगा। अब इसे सॉल्व कर देंगे, पहले इसे इससे ज़रब दी, फिर ये जमा कर दिया, ठीक है। अब एक से ज़रब दे के कोई चेंजेस तो आने वाली नहीं है। 2.4, इसी तरह से फिर x की जगह हम 2 को रखेंगे, दूसरा ट्रेंड आ जाएगा। ऐसे ही y डैश इज इक्वल टू 1.1 प्लस 1.3, 2 को रखेंगे, इसका भी कोई आंसर आ जाएगा। अब ये कैलकुलेटर पे करना बड़ा आसान है। अब कैलकुलेटर पे डायरेक्टली लिखें 1.1 प्लस 1.3, फिर ब्रैकेट शुरू करें, कैलकुलेटर पे ब्रैकेट दी हुई है छोटी, फिर 2 लिखें, फिर ब्रैकेट बंद कर दें। फिर इसमें अशारिया हो, माइनस हो, इसके साथ या उसके साथ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कैलकुलेटर एक्यूरेट वैल्यू आपको दे देगा। पूछें। ये जो हमारी x की वैल्यू जितनी इधर होंगी उधर उतनी ही वैल्यू के साथ करना है इसको। x की वैल्यू जितनी होंगी उतनी ही करेंगे, लेकिन सी पार्ट में ऐसा भी कर सकता है, वो कंडीशन लगा सकता है व्हेन फाइंड द ट्रेंड वैल्यू व्हेन x इज इक्वल टू 45। तो फिर ये सारी नहीं करनी, फिर x की जगह 45 को मल्टीप्लाई करके एक जवाब दे देना उसे। कंडीशन से घबराना नहीं कभी भी कि ये क्या उसने कह दिया, उसने डाटा दे दिया x और y और उसने कहा फाइंड द ट्रेंड व्हेन x इज इक्वल टू 5, तो इससे घबराना नहीं। इसका मतलब है कि ये x की वैल्यू दी, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y ऑन x का केस है, और फिर आपने पूरी लाइन फाइंड आउट करके यहाँ तक पहुँचना है और फिर x की वैल्यू पुट करके एक ट्रेंड दे देना उसे, ठीक है। ये ट्रेंड क्या है, ये एक्सपेक्टेशंस क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है, इसका मतलब है ये रुझान बताएगा कि ये जो y है, ये b है, स्लोप है, इसका रुझान क्या है, ये आने वाले दिनों में पॉजिटिव हो सकती है या नेगेटिव रहेगी। इसी तरह से 1.1 प्लस 1.3, फिर x की नेक्स्ट वैल्यू, इसी तरह फिर नेक्स्ट वैल्यू, ये ट्रेंड निकाल देंगे हम, 5 ट्रेंड निकाल देंगे उसे। आपको ट्रेंड वैल्यूज़ निकालना आ गई जी। हाँ, अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए फाइंड द रेग्रेशन इक्वेशन एंड आल्सो फाइंड द ट्रेंड ऑफ y, ठीक है, इसका मतलब है उसने y की वैल्यू दे दी, y इज इक्वल टू 30, तो हम समझ जाएंगे x और y केस था, वो हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू देता है अगर कंडीशन लगाए तो, ठीक है। वो अपने क्वेश्चन में कुछ ना कुछ क्लू छोड़ेगा कि ये केस कौन सा है, x ऑन y है या y ऑन x है, ठीक है। अगर वो नहीं छोड़ रहा क्लू तो फिर हम y ऑन x से निकालेंगे। इसी तरह से अगर कहा जाता है फाइंड द कोरिलेशन, तो हम पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट निकालेंगे, वो जो बड़े वाला फार्मूला, ठीक है। और अगर रैंक या स्पीयरमैन कहेगा तो फिर उसको रैंक से निकालेंगे, अदरवाइज़ नहीं सोचना शुरू कर देना कि ये मेंशन ही नहीं किया, अब ये रैंक से निकलेगा, ठीक है। वो गाय का कलर कैसा हो, गाय का साइज़ कितना होना चाहिए, उसकी एज क्या हो, ठीक है, ऐसे आपने नहीं, इसमें नहीं जाना, इसमें नहीं पढ़ना, गॉट इट। अच्छा, एक चीज़ और ऐड कर लेते हैं। अब इसका जो डी पार्ट होगा वो क्या होगा, क्वेश्चन तो हम कर ही रहे हैं। सर अगर उन्होंने ये बताया ना ट्रेंड वैल्यूज वैसे ही कहा तो फिर क्या होगा? जी क्या ट्रेंड वैल्यूज निकालें जी, फिर x निकालेंगे या y की? ट्रेंड वैल्यूज़ अगर उसने कहा तो ज़ाहिर है फिर ट्रेंड वैल्यूज़ निकाल देंगे, y ऑन x करके x को पुट कर देंगे उसकी जगह, इंडिपेंडेंट x कर लेंगे, ठीक है। अगर उसने नहीं बताया तो y ऑन x ही करना है आपने, ठीक है। अच्छा, अगर क्वेश्चन आ जाता है पेपर में कैलकुलेट और एस्टिमेट द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द रेग्रेशन इक्वेशन, तो एक और फार्मूला है जो मैं सेपरेट लेक्चर में आपको सिखाऊंगा। स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट क्या होता है, आपके सिलेबस में है, हो सकता है पेपर में आ जाए या ना आए। जब ये सीख लिया तो वो सीखने में क्या अर्ज है, थोड़ा सा एक स्टेप आगे है इससे, गॉट इट। इससे पहले जो पार्ट है जिसे मैं डी पार्ट कहूँगा, ये जो स्टैंडर्ड एरर है ये ई पार्ट हम
करेंगे मेरे नोट्स के मुताबिक। हम डी पार्ट की बात करेंगे, वहाँ पे कोई प्रूव आ जाता है, कोई थ्योरम आ जाता है, वो कहेगा समीशन y माइनस वाई हैट इज इक्वल टू 0, प्रूव दैट समीशन y माइनस वाई हैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसका क्या मतलब है? y हैट ये ट्रेंड्स हैं, इनको y हैट से भी शो करते हैं ना, हमने देखा y डैश से भी करते हैं। वो कहता है साबित करें कि आप अपने y कॉलम में से जब ये ट्रेंड्स माइनस करेंगे तो उसका जो सम होगा वह 0 आएगा। हम उसने कुछ भी नहीं दिया सवाल में, डाटा दे दिया x और y कॉलम दे दिया और ये दे दिया शो दैट और ये दे दिया। इससे घबराने की ज़रूरत ही नहीं। आप पूछेंगे ये हमारे सिलेबस में नहीं, ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया? ये रिग्रेशन का ही क्वेश्चन है। क्या करेंगे इसमें? y हैट से हमें पता चला ये तो ट्रेंड वैल्यूज़ हैं और ये वैल्यूज़ भी y ऑन x की हैं। ठीक है, ट्रेंड जो है वो हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल का बताया होता। अगर x ट्रेंड होता तो किसका मतलब है x इंडिपेंडेंट है, x ऑन y का केस है। अगर पेपर में आ जाए शो दैट और ये लिखा हो तो इसका मतलब है ये रिग्रेशन का क्वेश्चन है। y हैट जो है असल में ये y ट्रेंड्स को शो कर रहा है। आपने y ट्रेंड्स तो निकालने सीख लिए, ये y ट्रेंड्स थे, ये जो 1 को रखा, x की वैल्यूज़ को रखा ना। ठीक है, y ट्रेंड्स हमारे पास आ जाएंगे कैलकुलेट होके। फिर हम क्या करेंगे? आपको पता है कि हमारे कॉलम बन चुके थे जो मैंने अभी रिमूव कर दिए। हमारे कॉलम कौन से थे? x था, y था, आगे क्या था? x स्क्वायर था। ठीक है, x y था, और फिर उसमें ये ट्रेंड लिख देंगे। ये ट्रेंड के जो आंसर्स होंगे ना, नेक्स्ट कॉलम बना के ना y हैट का। ठीक है, x कॉलम है, y कॉलम है, x स्क्वायर है, x y है, जो भी कॉलम थे। मैंने कहा था ना कॉलम के आगे जगह खाली छोड़नी। ठीक है, तो वहाँ पे क्या कॉलम बनाएंगे? y हैट। वो जो जितने भी y हैट आपने निकाले होंगे, y के ट्रेंड्स निकाले हैं, ठीक है, वो यहाँ पे लिख देंगे। लिख दिए, दाएं तरफ से यही पता चल रहा है ना। अब क्या करेंगे? कॉलम बनाएंगे y माइनस वाई हैट। y कॉलम यहाँ पे होगा, x कॉलम के बाद y कॉलम भी होगा ना। नहीं समझ रहे बात? तो फिर क्या करेंगे? वो y कॉलम में से ये y हैट की वैल्यूज़ को माइनस करके यहाँ पे दर्ज कर देंगे और इसका समीशन आपका 0 आएगा। कोई वैल्यू माइनस में आ जाएंगी, कोई प्लस में। प्लस वाली वैल्यूज़ में से माइनस वाली वैल्यूज़ माइनस कर देंगे, बाकी क्या बचेगा? 0। सम टाइम कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम होती है और 0 पॉइंट समथिंग आ जाता है जवाब, तो आपने उसे कंसीडर नहीं करना, आपने 0 बताना। ठीक है, अगर आपकी बहुत ज़्यादा जवाब आ गया, आपका गलत है। उसने तो कहा था साबित करें 0 है, ये ऑलवेज इक्वल टू 0 होता है। समझ आई बात? इस क्वेश्चन को हम करके भी देख लेते हैं। दैट्स इट।